कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज कंप्लीट किया है। अब हम अरिथमेटिक का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप एसएससी सीजीएल, कैट, जेड, जीडीए, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में इससे हमें काफी हेल्प मिलती है अगर ये टॉपिक हमें ठीक से आता है। ठीक है, इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाते हैं अगर आप इसको ठीक से समझते हैं। और टीएचडी में तो इसका बहुत बड़ा रोल है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसके बाद मैं सीधे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ही स्टार्ट करूंगा। इसको खत्म करने के बाद, तो क्योंकि मुझे वो स्टार्ट करना था, तो उससे पहले मुझे ये कराना है, क्योंकि वहां हम जब इसका डायरेक्ट यूज करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यहाँ खत्म करेंगे, फिर इसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस भी हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, तो इसमें हमारा आज का फर्स्ट क्लास है, रेशियो 1। और यहां हम कवर कर रहे हैं कौन कौन से एग्जाम, एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंक, कैट, एक्स्ट्रा में और बाकी सारे एग्जाम्स आ जाएंगे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंक और कैट पर रहेगा। और भी एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं जो और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम यहाँ डिटेल में खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा खत्म किया और फिर आगे बढ़ गए, एक एक पॉइंट को हम यहाँ हर चैप्टर का कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का चैप्टर। उससे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूज रेफरल कोड अनुज 10, ANUJ, अनुज कैपिटल में 10, अनुज 10 अनअकैडमी पर आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप रेफरल ऑप्शन में डालेंगे, तो जैसे ही आप इसको रेफरल ऑप्शन में डालेंगे, जितना भी फीस अनअकैडमी पर शो हो रहा होगा किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन के लिए, है ना, मैंने आपको बोला किसी भी कैटेगरी में, केवल एक ही कैटेगरी में नहीं, आप एसएससी सीजीएल में इसको यूज कर सकते हैं, कैट में इसको यूज कर सकते हैं, या यूपीएससी का कोई कैटेगरी में जा रहा है उसमें यूज कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अगर अनअकैडमी पर ले रहे हैं और अगर आप मेरा ये कोड यूज कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। अगर आप अनअकैडमी पर जा रहे हैं, आप या आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, जो भी आपका जानने वाला कोई भी हो, उसको आप ये कोड दे दीजिए। अगर वो इसको यूज करेगा तो उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो 1। आइए गाइस, रेशियो का अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, रेशियो, व्हाट इज रेशियो। चलिए क्वेश्चन तो लिख ही देते हैं, व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो क्या है, पहले तो आप लोग मन में ही सोच लीजिए, पता होगा काफी लोगों को। अभी मैं जो डिफाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। रेशियो इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो एक वो क्वांटिटी है जो दो समान वैल्यू को, अब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी, वो क्या करती है, एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करती है बाय डिवीजन। डिवीजन हमने नहीं बोला था इंग्लिश में, यहां याद रखिए बाय डिवीजन। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपको देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास रेज टू नंबर ऑफ गर्ल्स in the class are 5:4। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास आर 5 और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 4। ठीक है, तो 5 और 4 क्या है, क्या ये नंबर ऑफ बॉयज है, क्या ये नंबर ऑफ गर्ल्स है? तो आंसर होगा नो, ये नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, ये नंबर ऑफ बॉयज का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
5 रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ बॉयज एंड 4 रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये बात, ये रेशियो पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, साथ साथ सुनते जाइए, रिप्रेजेंटेड वैल्यू। क्या बोलेंगे गाइस इसको हम? रिप्रेजेंटेड वैल्यू, आरबी। नंबर ऑफ बॉयज के लिए आरबी 5 है, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए आरबी 4 है। ठीक है, अब आरबी से एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। अगर केवल आपके पास रिप्रेजेंटेड वैल्यूज हैं तो आप इसके एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ये कुछ एक्चुअल वैल्यू दे देता, मान लीजिए आपको बोलता कि बॉयज प्लस गर्ल्स इन द क्लास आर 90। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। एक्चुअल वैल्यू को ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे आप। टोटल का जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू होगा, दोनों रिप्रेजेंटेड वैल्यू को प्लस कर दो, टोटल का रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ जाएगा 5 + 4 9। 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब टोटल को 9 रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्चुअल वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 9 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 से 90 तक पहुंचने के लिए आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे 10 से, क्योंकि 9 × 10 करेंगे तभी 90 आएगा। तो ये जो 10 आया है, 10, ठीक है, ये क्या है? तो 10 को हम बोलते हैं गाइस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वैसे रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में याद रखिए एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक कॉमन नंबर है जो सारे रिप्रेजेंटेड वैल्यूज के लिए सेम है। ठीक है, 9 के लिए भी यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 4 के लिए भी यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और 5 के लिए भी यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो बॉयज इज इक्वल टू आएगा 5 × 10 दैट इज 50। नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा 4 × 10 दैट इज 40। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 50 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 40। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू, रिप्रेजेंटेड वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर आपके पास रिप्रेजेंटेड वैल्यूज हैं तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो एक्चुअल वैल्यू जरूर देगा। ठीक है, जिससे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल पाए। ठीक है, और उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बाकी एक्चुअल वैल्यूज को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपसे ये कुछ और पूछ लेता कि डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो डिफरेंस क्या होता है? बॉयज माइनस गर्ल्स में। तो यहां पर आप रिप्रेजेंटेड वैल्यू में डिफरेंस करेंगे तो 1 डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 1 × 10 जब आप करेंगे तो 10 क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा। तो देख लो 50 - 40 10 इनका डिफरेंस आ रहा है, 50 + 40 19 की एक्चुअल वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां एक रिलेशनशिप मैं आपसे बताना चाहूंगा। यहां एक रिलेशनशिप हमारे लिए बनता है क्या? एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू रिप्रेजेंटेड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू रिप्रेजेंटेड वैल्यू। या अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्चुअल वैल्यू अपॉन रिप्रेजेंटेड वैल्यू। ठीक है, यही किया है आपने। 90/9 करेंगे आप तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? ये 90 × 10 एक्चुअल वैल्यू 90 आ गया। किसी भी फॉर्म में आप याद रखिए, आपको तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आना चाहिए। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने के बाद प्रेजेंटेड वैल्यू और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे। हमें नंबर ऑफ बॉयज की एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी तो उसका रिप्रेजेंटेड वैल्यू 5 था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 था, तो 5 × 10 50। गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था तो 4 हमारा रिप्रेजेंटेड वैल्यू था गर्ल्स के लिए और 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया था तो 40। डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से, तो 1 × मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गया डिफरेंस का। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सारे रिप्रेजेंटेड वैल्यू के लिए कॉमन आएगा जब भी आप निकालेंगे। तो ये तो ऑब्वियस है, जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू है उसी के रेस्पेक्टेड आपके पास एक्चुअल वैल्यू होगा, तो उन्हीं से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल पाएंगे उन दोनों का रिलेशन यूज करके। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। मान लीजिए a raised to b raised to c is
2:3:4, ठीक है। और आपको गिवन है a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू सपोज से 90, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है वो a प्लस बी माइनस सी है, तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू भी a प्लस बी माइनस सी का ही होना चाहिए। तो a प्लस बी माइनस सी का रिप्रेजेंटेड वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 3 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ रहा है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 90 को। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या आएगा, 90 आएगा गाइस। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90 आएगा क्योंकि 1 इंटू 90 आपको 90 मिलेगा। ये ऐसा समझ लो 90 एक्चुअल वैल्यू अपॉन रिप्रेजेंटेड वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी एक्चुअल वैल्यू को इक्वल आ रहा है क्योंकि रिप्रेजेंटेड वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मुझे a को फाइंड आउट करना तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 90 180, b क्या आएगा 3 इंटू 90 270, c क्या आएगा 4 इंटू 90 360, ठीक है। सॉल्व करके देख लो, 180 प्लस 270 माइनस 360, तो ये 90 आपको मिलेगा डिफरेंसेस, ठीक है। आंसर चेक हो गया, एक्चुअल वैल्यू आपको वापस मिल रहा है। अगर वो आपसे पूछता कि भाई a प्लस बी बता दो, केवल a प्लस बी कितना आएगा, ये अगर पूछ लेता, कोई बात नहीं है, a प्लस बी का रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितना आता, 2 प्लस 3 5 आता। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं आप, 5 इंटू 90 450, हाँ a प्लस बी 450 आएगा, यहां से टोटल करोगे तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ कर दो। अगर आपसे पूछ लेता c माइनस a बताइए भाई, c माइनस a कितना आएगा, तो c माइनस a के लिए c माइनस a का रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां कर दो इसको, तो 2 इंटू 90 180 का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेड वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एक्चुअल वैल्यू के रिलेशन को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं और क्या हो सकता है रेशियो का। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। अभी हमने डेफिनेशन में आपको बोला था सिमिलर क्वांटिटीज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी के स्टेटमेंट में आपको बोल रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर 500, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला, नंबर ऑफ बॉयज रेज टू नंबर ऑफ गर्ल्स in a school are 2:3, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज रेज टू नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो इन a school is 2:3. तो find the number of boys and number of girls. Find number of girls and number of boys. सपोज ये स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि 500 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और 2:3 में हमें बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल देखेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 500 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यही करेंगे क्योंकि टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और टोटल एक्चुअल वैल्यू 500 दिया हुआ है, तो 500 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज को देखें, क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर 500, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो इन अ स्कूल इज 2:3। तो क्या ये कंफर्म है लैंग्वेज के हिसाब से कि जो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए 500, उसी स्कूल के ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। यहां भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यहां भी लिखा हुआ है रेशियो
इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज 500 है, एक स्कूल में रेशियो 2:3 है। तो ये कहां कंफर्म है? हो सकता है ये दूसरा स्कूल और ये दूसरा स्कूल हो। ये जो रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का, ये दूसरे स्कूल में दिया हुआ हो, और ये जो ऊपर आपको टोटल दिया हुआ है स्टूडेंट का, ये दूसरे स्कूल का दिया हुआ हो। ऐसा लैंग्वेज से तो क्लियर नहीं, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब था, सिमिलर। ये आपके पास सिमिलर क्वांटिटी को ही क्या करेगा? कंपेयर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे स्कूल के टोटल और दूसरे स्कूल का नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज। तो यहां पर जो लिखना था, इसको अगर ये हमें ये करना था, तो यहां होना चाहिए था नंबर ऑफ बॉयज रेज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल, इन द सेम स्कूल, या केवल इन द स्कूल भी लिखता तब भी चलता। इन द स्कूल मतलब ए स्कूल पहले दे दिया, द स्कूल मतलब उसी स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए बात बताई जा रही है। कैट के एग्जाम में तो ये मैटर करता है लैंग्वेज, लेकिन एसएससी में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक वाइज ये ऐसा कर देता है। अगर ऑप्शन में वो आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा है कि आंसर उसमें आना चाहिए, तो इसको सेम स्कूल लेकर मानकर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका आंसर, तो इसका आंसर अगर ए स्कूल लिखा हुआ है, यहां भी ए स्कूल लिखा हुआ है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे स्कूल के बारे में नहीं पता है कि ऊपर जो स्कूल है वही स्कूल नीचे भी है। ऐसा उसको लैंग्वेज में मेंशन करना पड़ेगा। तो सिमिलर क्वांटिटी से मतलब यही था। कैसे? सोचिए, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज नंबर ऑफ बॉयज रेज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 4 is 2:3. Total number of students of the school is 50 या 500 चलिए। Find number of girls। अब तो यहां बिल्कुल क्लियर मेंशन है, यहां पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है, कहां का दिया हुआ है? क्लास 4 का दिया हुआ है। और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? पूरे स्कूल के दिए हुए हैं। तो पूरे स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये रेशियो हो सकता है क्या? ठीक है। यहाँ तो हमें अगर रेशियो देना था तो स्कूल के नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का देना था, और वो भी सेम स्कूल के, डिफरेंट स्कूल नहीं होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। तो सिमिलर जो लिखा हुआ था, रेशियो इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो एक सी, दो समान क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। तो दो समान क्वांटिटीज से मतलब यही है जो मैंने आपको यहाँ लैंग्वेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे चीजों को समझने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ a raised to b raised to c raised to d is equal to 4 raised to 3 raised to 2 raised to 1 and a minus d is equal to 90, find 2a plus b minus 2c plus 4d is equal to 1। ओके, तो देखिए a raised to b raised to c raised to d आपके पास है 4 raised to 3 raised to 2 raised to 1, और a माइनस d मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 90। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसी के रेस्पेक्टेड आपके पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू होना चाहिए। इट मींस a माइनस d का रिप्रेजेंटेड वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा वो क्या आएगा? 4 माइनस 1 मीन्स 3 आएगा। तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? 90 को। 3 अगर 90 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो 3 से 90 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 30 से। तो 30 आपका यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने निकाल दिया। या तो 90 को 3 से डिवाइड करके आप समझ लीजिए, एक ही बात है। अब आपसे पूछ रहा है 2a प्लस b माइनस 2c प्लस 4d। तो 2a प्लस b माइनस 2c प्लस 4d के लिए आप अलग अलग वैल्यूज मत निकालिए,
सीधे सीधे यहाँ 4 2 जा 8 प्लस बी के लिए 3 माइनस 2c माइनस 2 2 जा 4 2 इंटू 2 प्लस 4d 4 1 जा 4 और ये आपका रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ गया। इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये -4 से ये +4 तो ये कैंसिल हुआ। 8 + 3 11 इंटू 30 तो ये 330 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए कितना टाइम सेव हो सकता है अगर हम चीजों को ठीक से समझें। नहीं तो क्या करते, करने के लिए आप इनके अलग अलग वैल्यू निकालते, फिर यहाँ पुट करते, फिर कैलकुलेशन करते, तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता, बिना मतलब टाइम खराब होता। पहले से मान लीजिए 20 सेकंड ऊपर लगते, 30 सेकंड ऊपर लगते, लेकिन लगते ठीक है। वो भी डिपेंड करता है किसी का कैलकुलेशन फास्ट है और किसी का कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग टाइमिंग आती। अभी क्लियर है? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक से समझाया, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर मैं एज ए एग्जाम में इसको सॉल्व करूंगा तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। फिर तो जल्दी से सोचेंगे कि ये सब थोड़ी लिखेंगे जो लिखकर मैंने आपको बताया। कितना हो गया आपका, क्या दिया हुआ है, a माइनस दिया हुआ है, तो 4 - 1 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, मल्टीप्लाई फैक्टर 30 आएगा। और यहाँ पर आपका 2a है तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 कैंसिल 11 इंटू 30 330। ऐसे एग्जाम में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में सॉल्व इस तरह से करने से पहले आपकी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए, क्वेश्चन पर कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर कमांड होनी चाहिए, तभी एग्जाम में जाकर आप लोग ठीक कर पाते हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है पूरी तरह से, फिर वो सब चीजें होती हैं। ऐसी ही थोड़ी सचिन तेंदुलकर या शॉट लगा देते हैं, पहले खूब प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो उनको मलाई की तरह मारते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको यहां भी करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने इस पर बेस दिया हुआ है, क्या गलती हो सकती है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है a + b * b + c * c + a is 2 * 4 * 3 और आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है a + b + c = 90। तो फाइंड a² + b + c। तो अभी हमने जो पीछे किया है उसको अप्लाई करते हुए अगर हम यहाँ करते हैं तो कुछ गलती हमसे हो सकती है, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो ये देखिए यहाँ पर आपको a + b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, b + c को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और c + a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो अभी मैं यहाँ लिख लेता हूं एक बार a + b, क्योंकि मुझे ठीक से समझाना है आपको, b + c * c + a को रिप्रेजेंटेड वैल्यूज हैं 2 4 एंड 3, ठीक है। तो जब आप यहाँ टोटल करने के लिए जाएंगे, अब यहाँ a + b + c 90 दिया हुआ है, तो टोटल करेंगे तो टोटल जो आ रहा होगा वो देखते हैं, वो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, है ना। तो अब गलती यही हो सकती है कि जल्दी से 90 से आप कंपेयर करा दें और मल्टीप्लाई फैक्टर 10 निकाल दें, है ना। ये गलती डेफिनेटली हो सकती है, तो ये गलत होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ ये a b और c नहीं था कि ये a + b + c को रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ गया। यहाँ पर ये a + b, b + c और c + a है। जब आप इनको प्लस करोगे ना तो ये आएगा 2a + 2b + 2c को रिप्रेजेंट कर रहा है 9। तो a + b + c 2 कॉमन आ जाएगा सामने से, तो रिप्रेजेंट करेगा 9/2 मीन्स 4.5, ठीक है। चले आइए बात, या ऐसा बोल सकते हैं अगर मेरे पास 2a + 2b + 2c को 9 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कर सकते हैं यहाँ पर 2a + b + c को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 180 करेगा, या तो ये कर लो या यहाँ 2 से जाकर डिवाइड कर दो। अब दोनों केसेस से करोगे, दोनों केसेस से आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो किसको कंपेयर कराओगे, 180 को कंपेयर कराओगे, है ना, क्योंकि डबल आ रहा है। तो 9 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह से 4.5 रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, 90 को, है ना। तो 4.5 से 90 तक पहुंचने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर 20 आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो पहली गलती जो हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया अभी के लिए वो कितना आया है, 20 आया है। अब आगे देखते हैं। आगे आपसे उसने पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। अब यहां क्या हो सकता है, यहां भी मुझे गलती होने के चांस लग रहे हैं, हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड वैल्यू निकालेंगे। रिप्रेजेंटेड वैल्यू निकालते हुए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर क्या करेंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूं, मुझे कुछ करना है यहाँ पर। बी के लिए 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4, और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और इसको ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर देंगे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब देखिए यहां गलती क्या होगी, यहां जब आप ए का वैल्यू लिखेंगे, अगर मैं ए का एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो 2 इंटू 20, ये ए के बराबर आ जाएगा। जब मैं ए स्क्वायर कर रहा हूं तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 20 का स्क्वायर 400। लेकिन जब आप इसको ऐसे प्लस करके 20 से केवल मल्टीप्लाई कर रहे होंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 20 से थोड़ी, यहां तो 4 को 400 20 के स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर एक 20 और आएगा, या तो यहां 20 लिख दीजिए या 20 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर 20 मत लिखिए, एक ही बात है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का स्क्वायर अंदर आ ही जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। भाई तभी तो मैंने बोला जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों का होगा तभी आप पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 12 92, तो 92 इंटू 20, ये आएगा आपका 0 4 और ये 18 1840 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आंसर कितना हो जाता, 8 प्लस 3 11 इंटू 20 220 आंसर हो जाता। कितना फर्क आ गया आंसर के अंदर। ठीक है, इतना डिफरेंस आपके आंसर में आ जाएगा अगर थोड़ा चीजों को ध्यान से नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और शॉर्टकट्स भी आप लगा पाए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए अभी मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं, क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए, फिर हमारा जॉइंट रेशियो भी आएगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी और करेंगे, तो वो चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच।